नमस्कार साथियों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में भाषा के कार्य देखने जा रहे हैं। भाषा के कार्य से आशय यहाँ है भाषा कौशल से। देखेंगे भाषा कौशल कितने होते हैं। 4 भाषा कौशल है, बताया गया है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे कहते हैं सुबोपाली। ठीक है, लेकिन हिंदी के शिक्षा शास्त्रियों ने एक 5वां जो है तो कौशल भी बताया है, जिसको कहते हैं चिंतन करना। तो देखिएगा, एक एक क्रम से यहाँ देखेंगे। भाषा के 5 आधारभूत कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन करना। 5 आधारभूत स्तंभों का काम सरल से कठिन के क्रम में है। देखिएगा दोस्तों, जो ये क्रम बताया गया है, जो भाषा के जो 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्रम से ये सरल से कठिन की ओर है। कहने का सही है कि जो सुनना है, फिर बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। तो जो इन 5 कौशल में कहा जाए तो जो सुनना है, ये प्राकृतिक और स्वाभाविक गुण होता है ना, जो कि सबसे सरल माना जाता है। इसके पश्चात जो है तो फिर क्या होता है, बोलने का क्रम आता है ना। फिर देखेंगे पढ़ने का क्रम है, और लास्ट में सबसे कठिन जो क्रम कह सकते हैं तो लिखना हो गया। फिर उससे भी कठिन क्या हो गया, चिंतन करना। मतलब भाषा कौशल में सबसे सरल क्या होगा, सुनना। फिर उसके पश्चात सबसे यदि कठिन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, लिखना, और चिंतन करना सबसे कठिन हो गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ये क्रम है भाषा का, सरल से कठिन की ओर है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे दिनचर्या का 45% समय सुनने में, 30% समय बोलने में तथा 25% पठन या लेखन, पढ़ने और लिखने में व्यतीत होता है। और चिंतन में क्या दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कि बताइए कि जो दिनचर्या का 45% है वो सुनने में चला जाता है, 30% जो है तो बोलने में चला जाता है, और 25% जो है तो पठन और लेखन में चला जाता है। तो मनुष्य चिंतन क्यों करता है, कब करता है चिंतन, चिंतन के लिए कितना समय दिया गया है। इस प्रकार से देखेंगे, यह प्रश्न जो है तो अनुत्तरित है, इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन आगे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आगे बताया गया है, आगे बताया कि यहाँ देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है, और भाषा हमारी इस बौद्धिक क्षमता की अभिवृत्ति है। क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। भाषा हमारी इस बौद्धिक क्षमता की ही अभिवृत्ति है। मतलब कह सकते हैं यार दोस्तों कि जो भाषा है, हमारी बौद्धिक जो क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसी की अभिवृत्ति है ना। इस प्रकार से देखेंगे। आगे यहाँ पास हम देखेंगे, एक विभाजन कर रहे हैं, वर्गीकरण है भाषा का। जो भाषा का वर्गीकरण यहाँ है, भाषा को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अनौपचारिक और औपचारिक। जो अपना अनौपचारिक भाषा है, इसको मुख्यतः कह सकते हैं कि माता पिता की जो भाषा हो सकती है, घर परिवार की भाषा, जो हमारे परिवेश से सीखता है बच्चा, या आस पड़ोस से सीखता है ना, जो समाज के द्वारा सीखता है, या जनसंचार के माध्यम से, जैसे रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से भाषा को ग्रहण करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाएंगे कि भाषा का कौन सा औपचारिक प्रकार है या कौन सा अनौपचारिक प्रकार है। तो देखिएगा, भाषा के अनौपचारिक प्रकार में क्या आता है, माता पिता के द्वारा जो बोली जाती है, घर परिवार, परिवेश, पड़ोस, समाज और जनसंचार के माध्यम से जो सीखा जाता है, वो अनौपचारिक में आता है। तो औपचारिक क्या कहलाता है, देखेंगे यहाँ औपचारिक के समझेंगे। जो औपचारिक है, इसके बारे में बताया गया कि जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा है, वो क्या कहलाती है, औपचारिक भाषा कहलाती है। क्या औपचारिक भाषा के अंतर्गत कहा गया है कि जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा होगी, वही क्या होगी, औपचारिक भाषा होगी। जैसे समझिएगा कि जिस भाषा क्षेत्र में हमारा जन्म होता है, वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा होती है। ठीक है, तो वह जैसे हमारे माता पिता, घर परिवार या पड़ोसी और समाज के लोग जैसे बोलते हैं, भाषा बच्चा उसी भाषा को सीख पाता है। वो मदर टंग हो सकती है। लेकिन देखिएगा, जो एक सभ्य समाज है, जो शिक्षित समाज है ना, तो समाज के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो है तो जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं जैसे खड़ी बोली हो गई, या कि अंग्रेजी हो गई, या कि अन्य भाषाओं को भी आधार बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी, औपचारिक भाषा के अंतर्गत आएगी। अब आगे देखेंगे, यहाँ पास बताया गया है
जो भाषा के प्रकार है या कि स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे तो भाषा के स्वरूप के अंतर्गत राजभाषा आता है। अब दोस्तों जानेंगे कि राजभाषा क्या होता है और भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो हम यहाँ एक नज़र में थोड़ा देखेंगे राजभाषा के बारे में बताया गया कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को कहते हैं राजभाषा। क्या सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अध्याय 7 लिखा है। जैसे कि आप देखेंगे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें 17 भाग 17 यहाँ होना चाहिए था दोस्तों। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य जो है तो राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 343 में ही लिखा गया है राजभाषा संबंध में कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। क्या दोस्तों आता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि जो भारत संघ है उसकी राजभाषा हिंदी होगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है, और दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेश भी एक हिंदी भाषी राज्य है। फिर आगे इसके पश्चात देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ की सेकंड राजभाषा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है तो हिंदी सेकंड राजभाषा का दर्जा प्राप्त की है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं राजभाषा संबंधी। आगे देखेंगे राजभाषा के यहाँ बताया गया है कि जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य सरकारों के द्वारा या कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा विधि सम्मत या विधि के द्वारा जो है तो किसी भाषा को राज्य की भाषा घोषित कर दी जाती है, जिसके द्वारा राज्य अपने सरकारी कामकाज को करता है, उसी को राजभाषा कहते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ मातृभाषा के बारे में बताया गया है कि मातृभाषा क्या होती है। तो आगे देखेंगे घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बहुत बेहतरीन शब्दों में लिखा है यहाँ कि घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, बच्चे का जब जन्म होता है तो वह प्राकृतिक रूप से कहे तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसमें एक गुण होता है सुनने का। लेकिन घर परिवार और परिवेश से, समाज से जिस भाषा को वो ग्रहण करता है वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा, कोई भी भाषा मातृभाषा हो सकती है, या जिस क्षेत्र विशेष में जन्म लेगा वही क्षेत्र विशेष की भाषा ही उसकी मातृभाषा होगी। अब आगे देखेंगे मातृभाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ दी गई हैं। औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है। क्या कहा जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। दोस्तों कहने का सही है कि मातृभाषा वह है जो किसी क्षेत्र विशेष के पढ़े लिखे समाज के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है या साधारण रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट लिखा है कि मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान के विकास में सहायक है। क्या कह रहा है कि मातृभाषा बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक है। देखिएगा भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए या मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य की जाए। कहने का आशय यह है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों ने जो मातृभाषा को सीखा, जिस मातृभाषा को सीखा है, यदि उसी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों को ज्ञान अर्जन करना बहुत सरल होगा। इस प्रकार से उनको सिखा पाना या उनको ज्ञानार्जन करने में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से मातृभाषा ही एक क्या होती है, किसी भी ज्ञान या किसी भी भाषा को सीखने में सहायक होती है। आगे देखेंगे अगला बिंदु है मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है कि जो मातृभाषा है विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं, आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से सुनेंगे कि मातृभाषा जो है तो विचार विनिमय यानी मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम बनाता है उसे भाषा कहते हैं। तो मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि सबसे सरल माध्यम होता है।
होती है और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होती है। आगे लिखा अगला बिंदु है कि मातृभाषा में ही बच्चे के मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशीलता होती है, क्रियाशील होता है, मतलब मातृभाषा के माध्यम से ही मस्तिष्क क्रियाशील होता है, बच्चा ज्ञानार्जन कर पाता है और जो है तो शिक्षा को अध्ययन कर पाता है या सीख पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिएगा, कोई भी मातृभाषा किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जन्म होगा वही उस क्षेत्र की मातृभाषा होगी बच्चे की, और मातृभाषा हमेशा ज्ञान अर्जन करने में सहायक होती है। लास्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया है। देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में ही कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य की जाए। तो देखेंगे यही कारण है कि भारत में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है, जैसे हिंदी को, संस्कृत को और अंग्रेजी को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य किया गया है। तो जिस भाषा क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ है, या और कह सकते हैं कि जो मातृभाषा, उसी के माध्यम से जो है तो शिक्षा को विद्यालय के द्वारा और माता पिता के द्वारा जो है तो ज्ञानार्जन या ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ भाषा शिक्षक के कार्य है। यहाँ बताया गया है कि जो भाषा शिक्षक है, या कह सकते हैं जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का क्या कार्य होना चाहिए, भाषा को सिखाने के दौरान उनके क्या कार्य होने चाहिए, एक एक बिंदु हम देखेंगे। पहला बिंदु है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। कहने का सही है कि शिक्षक जिन भाषा को प्रयोग करता है, तो भाषा जितनी कुशलता से वो प्रयोग करता है, जितनी दक्षता से, जितनी शुद्धता से, एक्यूरेसी के साथ प्रयोग करता है, यह जो है तो बच्चे के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। क्योंकि जो बच्चा होता है अपने गुरुजनों या बड़ों को ही अपना आदर्श मानते हैं। इसके द्वारा जो है तो वह सही उच्चारण और शुद्ध जो है तो प्रोनाउंसिएशन कर पाता है। तो भाषा की शुद्धता के ज्ञान जो है तो कैसे होता है, शिक्षक के द्वारा होता है, जो कि व्याकरण और जो है तो विषय वस्तु के माध्यम से बताता है। आगे देखेंगे अगला बिंदु है शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ कहने का सही है कि मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है तो ज्ञानार्जन कर पाए, या जो है तो तथ्यों को या पाठ्य वस्तु को सीख पाए। आगे देखेंगे अगला बिंदु है भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भाषा शिक्षक होते हैं कक्षा में या कक्षा से बाहर जो है तो भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा के दौरान जैसे कह सकते हैं कि मौखिक वाचन करवाना चाहिए। जैसे बच्चों से किताब पढ़वाने से क्या होता है कि बच्चों में जो है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, प्रोत्साहित होते हैं और उनमें शिक्षा के प्रति जो है तो रुचि जागृत होती है। तो इस प्रकार से जो है तो शिक्षक को यह होना चाहिए कि बच्चों को भाषा कक्षा में और कक्षा के बाहर भी जो है तो भाषा प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखेंगे अगला बिंदु है भाषा शिक्षक को बच्चों के भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो भाषा शिक्षक है भाषा के विविध प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। विभिन्न प्रकार से जो प्रयोग है कह सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से और अन्य माध्यम भी प्रयोग कर सकते हैं। और कई उदाहरण के माध्यम से जो है तो शिक्षक को यह आवश्यक है कि वह जो है तो विविध स्वरूप के द्वारा जो है तो ज्ञान जो है तो प्रदान करे। तो इस प्रकार देखेंगे अगला लास्ट बिंदु है, यहाँ देखेंगे भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। कहने का सही है कि एक एक अवयव या एक एक खंड को ना बता करके बल्कि समग्रता का अध्ययन कराना चाहिए। भाषा शिक्षण में जो है तो समग्रता को ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षक के जो है तो दृष्टिकोण होने चाहिए और इस प्रकार से जो है तो बच्चों को जो है तो वो दक्ष बना पाएंगे। देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है क्या क्या देखा है। यहाँ पास देखेंगे भाषा के कार्य देखा है और एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से शिक्षक को कार्य करने चाहिए शिक्षा के गुण सिखाने के दौरान। तो आज हमने भाषा कौशल के बारे में देखा है ना। ये 4 भाषा कौशल होते हैं और 5वां भाषा कौशल आपने हम बताया ही है कि विद्वानों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने चिंतन को भी जोड़ा है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।